कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या फंक्शन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन किया जाता है वो बता दिया। फिर उसके बाद लास्ट में मैं कह के गया था आपको कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, क्या एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पर चर्चा करूंगा मैं। देखिए एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, बस बस। तो ये क्या होता है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम? कल मैंने आपको बताया था जबकि वहाँ यूकैरियोटिक सेल की जब से स्ट्रक्चर मैंने बताई थी तो वहाँ ऐसा कोई ऑर्गेनेल्स नहीं बताया था कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम हो। तो ये क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनेल्स? मेम्ब्रेनस यानी बाउंड्रीज वाले ऑर्गेनेल्स, बाउंड्री वाले जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनेल्स आपस में जब कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या वो ऑर्डिनेशन का फंक्शन करते हैं, उन ऑर्गेनेल्स को एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऐसे बाउंड ऑर्गेनेल्स या अंगक जिनके चारों ओर बाउंड्री पाई जाती है, जो आपस में मिलकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं, उनको कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम जो है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, किसी भी नाम से इनको पुकारा जा सकता है, वो इसके अंतर्गत आता है। लाइसोसोम और वैक्यूल। तो ये चार मैंने आपके सामने ऑर्गेनेल्स लिखे हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ये चारों जो हैं वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत आप और हम लोग स्टडी करेंगे, या चारों का स्टडी करेंगे। इसका मतलब क्या है? इनके चारों देखो मेम्ब्रेनस सिस्टम तो मैंने आपको बाउंड्री सबके साथ चारों बताई थी। राइबोसोम को छोड़ दिया जाए, क्या राइबोसोम को छोड़ दिया जाए तो बाउंड्री तो मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? तो स्वाभाविक है, तो राइबोसोम को क्यों नहीं लिया गया? माइटोकॉन नहीं, राइबोसोम को तो जब बाउंड्री नहीं पाई जाती तो नहीं लिया गया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों नहीं लिया गया? क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं लिया गया? पर ऑक्सीसोम्स को क्यों नहीं लिया गया? इनके चारों ओर भी तो बाउंड्री पाई जाती है, लेकिन वो जो ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे परऑक्सीसोम हो, ये आपस में कोऑर्डिनेट फंक्शन नहीं करते, एक दूसरे के सहयोग से फंक्शन नहीं करते। इस कारण से मुख्य रूप से इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत नहीं लिया गया। ये सिर्फ चार ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में फंक्शन करते हैं, इस कारण से इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो ये हुई कि मतलब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आपके कौन कौन से ऑर्गेनेल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला कौन सा आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप उसी की स्टडी कर लीजिए सिर्फ फिलहाल सबसे पहले। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब सभी जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको सबसे पहले गार्नियर एक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? गार्नियर वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसको खोजा था, लेकिन नाम जो दिया था वो कॉर्टर वैज्ञानिक थे, उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था। गार्नियर वैज्ञानिक ने खोजा था, लेकिन नाम किसने दिया था? कॉर्टर नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से इनको नाम दिया था। पहली चीज तो ये होती, ये किसी भी सेल्स का एंडोस्केलेटन बनाने का कार्य करते हैं। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है कि एंडोस्केलेटन मतलब सेल्स पाई जाती है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, सभी को पता है, बार बार आप क्या बताऊं। तो न्यूक्लियस से देखिए, इधर देख लीजिए, इसको मैं
प्रकार से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये इस प्रकार से इस प्रकार से पाई जाती है, यानी कि पूरी सेल्स को एक आधार प्रदान कर रही है, एक पूरी सेल्स को आधार प्रदान कर रही है और नेट रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जा रही है? नेटवर्क के रूप में पाई जाती है। इस वजह से इनको क्या कह दिया गया? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। रेटिकुलम का बेटा मतलब क्या होता है? नेटवर्क। और नेटवर्क को हिंदी में जानते हैं? अरे भैया कितना जाल फैल गया है। अरे यार नेटवर्क फैलाओ ना। मतलब क्या कहते हैं? नेट मतलब जाल होता है कि नहीं होता है? क्या? तो जाल जैसी संरचना पाई दिखाई दे रही है आपको, तो इस वजह से ये रेटिकुलम नाम दिया गया। एंडो का मतलब क्या होता है? इन। और इन का मतलब हिंदी में क्या होता है? अंदर। किसके अंदर? कोशिका के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म में। प्लाज्म मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? नाम समझ में आ गया क्यों रखा गया था? कि प्लाज्मा के अंदर अर्थात साइटोप्लाज्म के अंदर जाल जैसी संरचना जो पाई जाती है उसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जिसकी खोज गार्नियर ने की थी। गॉल्टन ने इसको ईआर अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था। सबसे पहली चीज तो ये हुआ किस प्रकार की सिचुएशन में पाई जाती है। क्लियर हुआ ये कि कहाँ पाई जाती है, कैसे सिचुएशन पाई जाती है? यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो सेकंड बाउंड्री होती है, मतलब दूसरे नंबर की जो बाउंड्री होती है, उससे मुख्य रूप से ये ट्यूब्यूल जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, निकल रही है और जालनुमा संरचना बनाने का साइटोप्लाज्म में कार्य करती है। पहली चीज तो ये। अब कैसे निकल रही है ये चीज आप देखिए दूसरे डायग्राम के माध्यम से कहाँ क्या होगा। देखिए, अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूं। ये एक लेयर हो गई। पहले मैं आपको कह चुका हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाई था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो स्तर होते हैं, लिपिड का और प्रोटीन का। यही मैंने फिर कहा था, दोबारा से आपको ध्यान होगा कि जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो कौन सी मेम्ब्रेन का नेचर होता है? बायो मेम्ब्रेन का, यानी जैविक झिल्लियों का जो नेचर होता है अर्थात प्लाज्मा झिल्ली का जो नेचर होता है वही नेचर, वही प्रकृति इसकी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली द्विस्तरीय है क्या? लिपिड की लेयर पाई जाती है और प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। तो ऐसे ही मुख्य रूप से ये भी द्विस्तरीय। ये क्या मैं बना रहा हूं? न्यूक्लियस की लेयर। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस की लेयर से क्या निकल रहे हैं? ट्यूब्यूल जैसी जैसी रचना को ही क्या कहा गया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अभी मैंने कोशिका की सेल के अंदर बताया था। पहली चीज तो ये हुआ। क्लियर? ट्यूब्यूल जैसी स्ट्रक्चर है, इन्हीं को क्या कह दिया गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निकल कहां से रही है? कि जो सेकेंडरी लेयर है उससे निकल रही है। या वैज्ञानिक ये कहते हैं कि द्विस्तरीय जो लेयर होता है उससे ईआर का निर्माण हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली से ईआर का निर्माण हो रहा है, या प्लाज्मा झिल्ली से ईआर का निर्माण हो रहा है। कुछ कहते हैं कि न्यूक्लियर के चारों ओर जो दूसरी लेयर पाई जाती है उससे हो रहा है। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्यूल लेयर है उसी से इसका द्विस्तरीय जो केंद्रक के चारों ओर आवरण पाया जाता है उसका निर्माण होता है। इसके चारों ओर ये छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। पाई जा रही बेटा? ये दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। आप क्या बोलते, कटहल देखा है? कटहल पर हाथ फेरो, कैसा लगता है? और बैगन पे हाथ फेरो। दो स्थिति ध्यान में रखना, या दो स्थिति आपको ध्यान में रखना। तो स्वाभाविक है जब इसकी प्लाज्मा झिल्ली पर
तो जब ये पाए जा रहे हैं तो इनके ऊपर भी कुछ ट्यूब्यूल्स के ऊपर भी ये संरचनाएं पाई जा रही हैं। अभी बैगन कटहल का उदाहरण ध्यान रखना, ये बाहर की ओर निश्चित तौर पर देखना, अंदर की ओर नहीं पाई जा रही है, ट्यूब्यूल के बाहर की ओर पाई जा रही है। ये क्या चीज है? राइबोसोम का क्या कार्य होता है नीलम, जूली, निक्की, भूमि, कौन बताएगा बॉयज में? राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? कितना मैंने अच्छे तरीके से समझाता, उदाहरण दे दे के कि फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। तो स्वाभाविक है ये प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब यही दानेदार संरचना किसके ऊपर पाई जा रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाई जाती है, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूब्यूल्स है, तो जिनके ऊपर पाई जा रही है तो ऐसे वो क्या कहते हैं? RER लिख लीजिए आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम स्ट्रक्चर पाई जाती, राइबोसोम पाए जाते हैं, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आप कॉपी के पेज को जो पीला पीला रजिस्टर आता है उसके ऊपर हाथ फेरना और फिर एक व्हाइट कलर के रजिस्टर के ऊपर हाथ फेरना, अपने आप महसूस हो जाएगा। तभी तो उसको रफ कहा गया, उसको फेयर रजिस्टर क्यों नहीं कहा गया? आप भले ही बना लें लेकिन फेयर कभी, इधर ध्यान दें, कभी भी बना ले तो फेयर नहीं कहा जाएगा और रफ ही कहा जाएगा। तो वही कंडीशन, मतलब ये क्यों? क्योंकि आप जब महसूस कर रहे हैं, जब हाथ फेर रहे हैं, पिंपल्स चेहरे पर हो जाते हैं, हाथ फेरो कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? चेहरा अपना है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई? स्वाभाविक है, ऐसा लगता है कि हाथ फिर रहे, ज्यादा है रहे तो ऊपर नीचे हाथ है रहे, मतलब ठुकरों से लग रहा है। तो क्यों? क्योंकि अपना चेहरा रफ हो चुका है इन पिंपल्स के कारण। पिंपल्स के कारण अपना चेहरा कैसा हो चुका है? रफ हो चुका है। तो इस वजह से ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर ये राइबोसोम पाए जाते हैं, दानेदार संरचनाएं पाई जाती है, उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब जब राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, काय का निर्माण करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जा रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है? RER। तो जब राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काय का कार्य करेंगे? प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है, क्लियर? अब ये प्रोटीन का निर्माण हो गया इनके द्वारा, ये निर्माण हो गया। धीरे धीरे ये प्रोटीन क्या होगी? इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ये प्रोटीन कहाँ प्रवेश कर गई? इसके अंदर प्रवेश कर गई। तो अब ये प्रोटीन का क्या करेगा? यहाँ हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देता है। मॉडिफिकेशन से मतलब है कि सपोज दैट इससे आप कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, कौन किसके? जो प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा बनकर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल के अंदर प्रवेश करे, इसको, इस पूरी कैविटी को क्या कहते हैं? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सेल्स की कैविटी दो भागों में बढ़ जाती है। एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, देखो मैं इसको सेल्स कर रहा हूं, सेल्स बना दी, ये पूरा बाहर का भाग है। तो इसके बाहर का जो भाग है इसको क्या कहा जा रहा है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो बाहर की ओर पाया जा रहा है, AL है, ध्यान रखना, टी मत समझ लेना। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और जो अंदर पाया जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जा रहा है उसको एंटर
आप क्या कह सकते हैं, कैविटी भी कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकती है, कैविटी कैसे स्ट्रक्चर है। तो इंटरल्यूमिनल स्पेस कैविटी या स्पेस या कैविटी में ये प्रोटीन पाई जा रही है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब आरईआर वाले यहाँ मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, तो आरईआर के बारे में मैं समझा रहा हूँ। ये क्या करते हैं, इसका हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अधिकांश मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। कहाँ होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, या हल्का सा मॉडिफिकेशन होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को ये जोड़ देता है इस प्रोटीन से। तो ऐसी प्रोटीन जिससे कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाती है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। उसको प्रोटीन को कौन सी प्रोटीन कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये पहली चीज है आपके आरईआर का, ठीक है। दूसरी, जिनके ऊपर, यही मैं बता देता हूं, जिनके ऊपर क्या नहीं पाए जा रहे, ये दानेदार संरचनाएं नहीं पाई जा रही, देखिए नहीं पाई जा रही, तो उनको क्या कहा जाता है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी। वही अभी मैंने कहा था कि दो फल ध्यान में रखना, एक बैगन और दूसरा कटहल। कटहल को इससे ध्यान में रख लीजिए, क्या कटहल पे हाथ फेरोगे तो खुरदरा नजर आएगा, या रफ कॉपी होती है पीले पेज वाली, तो हाथ फेरते हो तो महसूस अभी कर लो। कटहल तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन रफ आपके सब पास होगी किसी के पास, ठीक है। और SER क्या, SER बैगन, व्हाइट रजिस्टर लेके देख लीजिए जिसके पास हो, वहां उस पर हाथ फेर के देख लीजिए। अर्थात इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। पहली चीज तो ये हुआ, क्लियर। इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये काय का निर्माण कर रहे हैं, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अर्थात ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं जहाँ प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य हर जगह किया जाता है, लेकिन अधिकांश जहाँ अधिक होता है वहाँ मुख्य इनकी संख्या अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। SER क्या करता है कार्य, SER क्या फंक्शन करता है, ये तो क्लियर हो गया। SER का मतलब क्या, जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो स्वाभाविक है राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं बेटा, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य तो नहीं किया जाएगा, ये तो क्लियर है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य तो नहीं किया जाएगा क्योंकि राइबोसोम नहीं पाए जा रहे, इसी वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। तो फिर ये क्या कार्य करते हैं, ये ऐसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात SER ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां लिपिड का फॉर्मेशन होता है, यानी लिपिड का फॉर्मेशन ऑफ लिपिड किसमें पाए जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। ऐसी कोशिकाओं में जहां लिपिड यानी वसा का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है, वहां मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। पहली चीज तो ये हुआ। दूसरी चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन ये करते, डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी हालांकि बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन तब भी दिमाग में थोड़ा सा आया तो बता देना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करते हैं। अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता क्या है, अच्छा प्रश्न किया गया। तो स्वाभाविक है कि कोई विषैला पदार्थ अपने शरीर के अंदर पहुंचता है, आपको ये कई बार मैं पढ़ा चुका कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो विषैले पदार्थ बनते हैं, तो वो क्या मतलब उनको विषैलीकृत अवस्था से हटाना, या आप लोगों ने देखा कुछ ड्रग्स ली जाती हैं, चाहे दवाई के रूप में ली जाती हो, चाहे कोई हैबिचुअल हो जाता है ड्रग्स का वो लेते हैं, या कोई एल्कोहल का सेवन करता है। एल्कोहल के उदाहरण से समझ लीजिए, एल्कोहल का सेवन करता है, तो एल्कोहल का सेवन करता है तो सबसे पहले स्टमच में जैसे ही पहुंचता है तो इसका एब्जॉर्प्शन शुरुआत हो जाता है। एल्कोहल और पानी और दूध चाहे कुछ भी पी लो, लेकिन सबसे पहले एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या, एल्कोहल आमाशय वाले भाग में पहुंचेगा तो वहां सबसे पहले इसको अवशोषित कर दिया जाएगा उसकी दीवार के द्वारा, आमाशय की दीवार के द्वारा, ठीक है। जैसे अवशोषित करके ब्लड में डाला जाता है, अपने ब्रेन पर इफेक्ट होता है तो नशा आने लगता है। सभी लोगों को देखा होगा, पहले थोड़ा सा पिएंगे तो उससे नशा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे यदि अधिक पी रहे तो अधिक मात्रा बढ़ती चली जाती है अल्कोहल की। तो स्वाभाविक है वो अधिक मात्रा क्यों बढ़ती चली जा रही है, आप और हम लोगों के लिए हानिकारक है। ये यकृत में पहुंचता है तो यकृत कोशिकाएं, ध्यान से सुन लें,
यकृत में पहुंचता है तो यकृत कोशिकाएं इन विषैले पदार्थों को विषैलापन समाप्त करने का कार्य करती है। उसी को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ड्रग्स, एल्कोहल या विषैले पदार्थों का विषैलापन समाप्त करना क्या कहलाता है? डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। क्लियर? क्या? तो स्वाभाविक है कि इसी वजह से आप लोगों, भगवान ने कितनी अच्छी देखो बनाई ये चीज। भगवान ने देखिए कि भैया ये तो शराब ले रहा है या ड्रग्स ले रहा है तो इसमें ये विषैलापन है तो व्यक्ति मर जाएगा, घर वाले क्या करेंगे, रोएंगे गाएंगे। तो इस वजह से भगवान ने ये क्या कि नहीं, यथास्तु तुम्हारे अंदर हमने यकृत डाल दिया है। क्या? तुम्हारे अंदर मैंने यकृत डाल दिया है तो उस वजह से मुख्य रूप से क्या होगा, अब आपका ये जो लिवर है, लिवर की कोशिकाएं मुख्य रूप से उसको विषैलेपन को समाप्त कर देंगी, विषैलेपन को समाप्त कर देंगी। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्या अब डिटॉक्सिफिकेशन कैसे? जैसे अल्कोहल लिया, यकृत ने उसको विषैलेपन को समाप्त किया। क्या? तो वो कौन? एसीआर, वो कौन कर रहा है? यकृत में पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा भाग एसीआर है, वह मुख्य रूप से क्या करेगा? उसके विषैलेपन को समाप्त करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपने थोड़ा सा लिया तो थोड़ा सा नशा हुआ, फिर धीरे धीरे लगातार पीते रहते तो नशा, उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती तभी नशा होगा। क्यों? क्योंकि एसीआर की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। भाई जब आप अधिक लेते जाओगे तो स्वाभाविक है कि उस विषैलेपन को समाप्त करने पड़ेगा। तो ये क्या, एसीआर की मात्रा बढ़ती चली जाती है उनमें। तो ऐसे व्यक्ति जो अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसमें एसीआर की मात्रा अधिक होती है। कौन सी सेल्स में? कौन से अंग की सेल्स में? यकृत कोशिकाओं। विशेष ध्यान रखना, यकृत कोशिकाओं की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सेकंड भाग मैंने एसीआर बता रहा हूं उसकी मात्रा अधिक होती है। पहली चीज तो ये हुआ आपका। क्लियर? तो एसीआर। अब स्वाभाविक है आप लोगों ने देखा होगा ऐसे व्यक्ति, आपने ये कोरोना काल अभी गया है तो कोरोना काल में मतलब सब लोग मतलब न्यूज सुनते होंगे, पेपर सुनते होंगे तो ये कहते होंगे कि जो ड्रग्स का या एल्कोहल का सेवन करता है उनको सांस कोरोना के ज्यादा रहेंगे, वायरस अटैक ज्यादा करेगा। क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? तो उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। अब मेडिसिन भी दे रहे हो तो मेडिसिन का भी जब इनकी मात्रा अधिक हो रही है, मेडिसिन में क्या है? ड्रग्स है। मेडिसिन में है क्या चीज? ड्रग्स है। तो स्वाभाविक है कि ड्रग्स को ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, यानी विषैलापन समाप्त कर रहा है। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति जो एल्कोहल का सेवन अधिक करते हैं उनमें मेडिसिन का भी असर होना बंद हो जाता है। आगे क्लियर? जो एल्कोहल का सेवन अधिक करते हैं उसमें एसीआर की मात्रा बढ़ गई और तो कोई बीमारी हुई, बीमारी के फलस्वरूप आपने को मेडिसिन दिया गया, मेडिसिन में ड्रग्स होती है, ये सभी को पता, उसके ऊपर पढ़ लेना, कंपोजिशन लिखा होगा। क्या? तो वहां उस मेडिसिन में जो ड्रग्स है उस ड्रग्स की प्रभाव को ये समाप्त कर देता है एसीआर। तो इस वजह से ऐसे व्यक्तियों को मेडिसिन भी असर नहीं करती। इस वजह से एल्कोहल, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज मुख्य रूप से ये आपका पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन ये लिपिड एसीआर का, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा क्या? मॉडिफिकेशन। काय का फंक्शन कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदला था, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बदला, यानी परिवर्तित किया कि नहीं किया? तो अब कोई आपसे पूछ रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन लिखो। एक तो मैं पहले सन 70 में बता के आ गया था कि एंडोस्केलेटन बनाने का कार्य करता है सेल्स के अंदर, बताया भी था बना के। तो वो फंक्शन चाहो तो लिख दो, नहीं तो आप क्या लिखो? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का रूपांतरण करता है। क्या? लेकिन अधिकांश रूपांतरण का कार्य गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, ये विशेष ध्यान रखना, यहाँ कुछ ही होता है। दूसरा क्या लिख दो? लिपिड का निर्माण किया जाता है। फिर क्या लिख दो? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ड्रग्स वगैरह एल्कोहल होता है उसका, उसके प्रभाव को समाप्त करने का कार्य। ठीक है, तो ये चीज क्या है? इनके चाहे एसीआर के पूछे, आरईआर के पूछे तो अलग अलग लिखने पड़ेंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पूछते तो एक साथ कर सकती हूँ। पहली चीज तो ये। अब दूसरा आता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कौन सा आता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कैमिलो गोल्गी नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। कैमिलो
वैज्ञानिक थे, ये सेल्स की जो लेयर मैंने मिटा ली, ये ध्यान रखना। तो कैमिलो गैल्गी नामक वैज्ञानिक थे, 1898 में, 1898 में इन्होंने खोज की थी। क्या इन्होंने खोज की थी कैमिलो गोल्गी में, और ये खोज हुई थी उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में मुख्य रूप से खोज की गई थी। पहली चीज तो ये। तो कैमिलो गोल्गी मुख्य रूप से क्या होते हैं कि जो साइटो ये आपकी कोशिका बनाई थी, केंद्रक के चारों ओर ये चीज पाए जा रहे हैं, इनसे संलग्न ही कुछ ट्यूब्यूल जैसी संरचनाएं होती है जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। देख लीजिए, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठवीं ये, सातवीं, लगभग 4 से 7 की संख्या में ट्यूब्यूल जैसी, जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी के नाम से जाना जाता है। तो वो संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये सिस्टर्नी संरचना जो होती है वो गोल्गी, इससे ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो फेस है, ये क्या कहलाता है? ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ, ये क्या कहलाता है? ये वाला फेस, ये आपको जो दर्पण पर लेंस दिखाया जाता है, तो ये वाला फेस क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स। क्या कहा जाता है? होगा कॉन्वेक्स फेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स फेस कहा जाता है। और ये वाला इस प्रकार से जो होता है, ये गड्ढे वाला, इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव फेस कहा जाता है। पहली चीज, कॉन्वेक्स और कॉनकेव फेस कहा जाता है। इसको सिस फेस के नाम से जाना जाता है। कॉन्वेक्स फेस को सिस फेस कहा जाता है, कॉनकेव फेस को ट्रांस फेस कहा जाता है। पहली चीज, इसको फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। नाम सुन लीजिए कितने हैं, अभी बता रहा हूं। फॉर्मिंग फेस कहा जाता है, और इसको मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। सुन लीजिए, कॉन्वेक्स का मतलब तो यूं है, इस वजह से नाम दे दिया, पहली चीज। सिस फेस मतलब ये कि ये वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला भाग उथला हुआ, जो फॉर्मिंग का कार्य करता है, उसको सिस कहा जाता है। इस वजह से इसको फेस मतलब जानते, चेहरा क्या ये, और फॉर्मिंग मतलब किसी चीज का निर्माण कर रहा है। निर्माण काहे का करेगा? छोटी छोटी गोली जैसी संरचनाओं का निर्माण करेगा, जिनको वेसिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसिकल्स कहा जाता है, उनका निर्माण करेगा। तो इस वजह से इसको फॉर्मिंग फेस कहा गया। पहली चीज क्लियर। कॉन्वेक्स तो, कॉनकेव तो समझ ही चुके। ट्रांस का मतलब ये जो गड्ढे वाले जो भाग होते हैं। मैच्योरिंग मतलब परिपक्वन। तो यहाँ परिपक्वन का मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ बन रहे थे वेसिकल्स, गोल गोल संरचनाएं, क्या गोल गोल संरचनाएं बन रही थी, उनका यहाँ मैच्योर हो जाता, परिपक्वन हो जाता। इस वजह से रूप से इसको क्या कह दिया? मैच्योरिंग, यानी परिपक्वन अवस्था के नाम से, फेज के नाम से जाना जाता है। पहली चीज ये। अब ये कैसे? यहाँ प्रोटीन बनी थी, क्या इंटरल्यूमिनल जो भाग था अंदर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो भाग था, जहां आपके इंटरल्यूमिनल स्पेस कहा था, तो इसमें जो प्रोटीन बनी थी, चाहे मॉडिफाइड वाली हो या सिंपल प्रोटीन जो हो, वो बनी थी, वो धीरे 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 इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बडिंग के फलस्वरूप, देखिए कैसे इस प्रकार की छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं, इनके फलस्वरूप इनमें से यहाँ आ जाता है। यहाँ से आते ये बडिंग के फलस्वरूप यहाँ क्या करेगा? ये इस प्रकार की संरचना बना देगा। ये इनको क्या कह दिया? क्या कह दिया? वेसी। अब कोई पूछे सर वेसिकल्स क्या होता है? छोटी छोटी गोलियां की जो संरचनाएं बनती हैं, उनको क्या कहा जाता है? वेसिकल्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? वेसिकल्स कहा जाता है। इसमें क्या है? प्रोटीन। इसमें क्या चीज है? प्रोटीन। अब ये
ये प्रोटीन किस में आ गई, इसके अंदर, यहाँ से होते हुए धीरे 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह मुख्य रूप से इसके चारों ओर पहले तो मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन मतलब ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा और ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा और ग्लाइकोलिपिड बनाने का कार्य करता, अर्थात मैक्सिमम, अभी मैंने कहा था मॉडिफिकेशन यहाँ भी हुआ था, कार्बोहाइड्रेट से जुड़ गया, लेकिन अधिकांशतः जो मॉडिफिकेशन का कार्य, रूपांतरण का कार्य किया जाता है प्रोटीन का, वो मुख्य रूप से किसके अंदर होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। ये विशेष ध्यान रखना। अब ये प्रोटीन यहाँ तो आई, अब इसके चारों ओर उसको अच्छी तरीके से लपेटना पड़ेगा, क्या नहीं तो इधर उधर हो गई, कहीं खराब हो गई, तो वो इसके चारों ओर पैकेजिंग कर देता है इन पदार्थों को, ग्लाइकोप्रोटीन हो चाहे ग्लाइकोलिपिड हो, क्या ग्लाइकोप्रोटीन हो चाहे ग्लाइकोलिपिड हो, तो उसके चारों वो क्या का कार्य करता है, पैकेजिंग का कार्य करता है, मतलब पैक करने का। आपको कोई एक बर्थडे गिफ्ट ला के दे दिया जाए, अब ऐसे दिया होता है, ले ये, उसको पैक करते कि नहीं करते, तो उसको क्या कह दिया, पैकेजिंग कहते हैं कि नहीं, पैकेजिंग। तो वही पैकेजिंग का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या, अब एक फंक्शन यानी कि इसका और निकल के आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले मैंने फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बताया, आरईआर का बताया था, क्या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बताया, यानी रूपांतरण का भी कार्य करते हैं, करते। दूसरा क्या बताना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू गोल्गी, अभी करियो मत, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब यदि इतना मतलब समझ ले तो ट्रांसलेट करने देखो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्रोटीन कैसे आ रही है, भाई निर्माण तो यहाँ हुआ है ना, प्रोटीन का निर्माण गोल्गी कॉम्प्लेक्स में नहीं हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य राइबोसोम के द्वारा किया जा रहा है। काय के द्वारा, राइबोसोम यहाँ तो है ही नहीं है, तो यहाँ प्रोटीन बने इनके इस ल्यूमिनल वाले पार्ट में आए, ल्यूमिनल वाले पार्ट में कुछ तो मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ सिंपल, वो किस में आ गए, ट्रांसपोर्ट किससे हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुए, किससे हुए, लेकिन कौन सा, आरईआर वाले से। तो यहाँ से स्थानांतरण किसके लिए हो रहे हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो वही चीज मैंने लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का स्थानांतरण। लिख लो, लिख लो, नहीं तो तुम जो कहोगे सर ने तो ये अब प्योर ही अंग्रेजी में आ रहे हैं। प्रोटीन का स्थानांतरण या प्रोटीन का स्थानांतरण, परिवहन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाता है। ये भी एक फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, प्रोटीन का परिवहन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाता है। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, फिर से तो ये चीज देखिए। अब इधर सुनो, इधर सुन लो जल्दी से जल्दी। अब ये वेसिकल्स बन गए, धीरे धीरे ये पैकेजिंग कर दी। क्या कर दिया इन्होंने, पैकेजिंग, इसके चारों प्रोटीन के चारों प्रोटीन पैकेजिंग कर दी, लेकिन किस रूप में, ग्लाइको मॉडिफिकेशन किया। तो मॉडिफिकेशन का ये थोड़ी प्रोटीन की प्रोटीन बनी रहेगी, सिंपल, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, प्रोटीन के साथ लिपिड को जोड़ दिया, क्या, तो लिपोप्रोटीन बना दी, ग्लाइकोप्रोटीन बना दी, क्या बना दी, लिपोप्रोटीन बना दी, और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का कार्य तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। अब धीरे धीरे ये कहाँ आ जाती है वेसिकल्स, कॉनकेव फेस पर, कहाँ जाती है, कॉनकेव फेस पर आ जाती है। कॉनकेव फेस पर जैसी आती है तो देखिए, अब ध्यान करिए, ये लेयर है, ये काय की लेयर है, कौन सी लेयर कहलाती है, जल्दी बोलो, प्लाज्मा झिल्ली कहला रही है, कहला रही है। तो ऐसी, अब ये वेसिकल्स इस प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से दो कोशिकाओं के बीच में जो पदार्थ डला रहता है, जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, उसमें आ जाता है। अब भैया ये प्रोटीन बाहर निकल गई, तो इस कोशिका के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बता रहा हूँ, कल मैं कह के आया था, बोला था, उपापचय क्रिया हो रही हो अपने शरीर की, कोई भी उपापचय क्रिया, कोई भी उपापचय क्रिया होगी वह बिना एंजाइम के। आपको पता है प्रोटीन एंजाइम बनाने का कार्य कर रहे हैं, प्रोटीन, आंख बंद करके कोई पूछे एंजाइम काय के बने होते हैं, काय के बने होते हैं,
प्रोटीन के बने होते, तो प्रोटीन एंजाइम बनाने का। अब ये प्रोटीन कहाँ आ गई, बाहर आ गई कोशिका। तो भैया अब इसके अंदर जो सारी उपापचय क्रिया कोशिका के अंदर ही संचालित होती हैं, सारी उपापचय क्रियाएं कोशिका के अंदर ही संचालित होती हैं। तो फिर उनके लिए कौन एंजाइम बनाएगा, उनके लिए एंजाइम कौन बनाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। देखिए राइबोसोम क्या यही पाए जा रहे हैं, राइबोसोम कुछ प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में भी पाए जा रहे हैं। ऐसे राइबोसोम देखिए जो ईआर से जुड़े रहते हैं उनको तो बाउंड राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे राइबोसोम जो ईआर की बाहरी झिल्ली से जुड़े होते हैं उनको बाउंड यानी जुड़े बाउंड, और जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में डले रहते हैं, जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में डले रहते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम। क्या कहा जाता है बेटा, फ्री राइबोसोम कहा जाता है। अब ये तो आपने समझ लिया कि ये क्या बना रहे हैं, ये तो आपने समझ लिया ये क्या बना रहे हैं, प्रोटीन के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो राइबोसोम तो ये भी है, तो ये भी प्रोटीन के निर्माण का कार्य करेंगे। क्या फ्री राइबोसोम जो वो भी प्रोटीन का निर्माण कार्य करेंगे। तो ये प्रोटीन जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में डले हुए राइबोसोम हैं वह प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो वह प्रोटीन उन एंजाइम का निर्माण करेगा जो इन कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रियाओं को संचालित एंजाइम करते हैं। उनका निर्माण किसके द्वारा होगा, ये फ्री राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन का निर्माण होता है उनके द्वारा होता है। पहली चीज ये है। तो इतना आपको काय में पढ़ना है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के दो हो गए आपके, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक बार जल्दी में बता देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब होता है ऐसे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है। इसके अंतर्गत चार आते हैं ऑर्गेनेल्स, पहला ईआर, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल। क्लियर। इसके अलावा कोई जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में फंक्शन नहीं करते। पहली चीज ये हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो सेकंड लेयर होती है उससे कुछ ट्यूब्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जो पूरी कोशिकाओं में जाल बना लेती है, क्या उन्हीं को ईआर कहा जाता है। ईआर दो प्रकार के होते हैं, एंडो मतलब आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मतलब ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके चारों ओर क्या राइबोसोम पाए जाते हैं उनको आरईआर कह दिया। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ये प्रोटीन के मॉडिफिकेशन का कार्य करते हैं क्या, और ये मुख्य रूप से क्या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन को परिवहन करने का कार्य किया जाता है। क्लियर बेटा, जल्दी वाला। दूसरा चीज, जिन ट्यूब्यूल्स पर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स पर क्या नहीं पाए जाते हैं, सिस्टर्नी भी कह सकते हैं, तो क्या राइबोसोम नहीं पाए जाते, उनको एसईआर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये काय का कार्य करेंगे, ये काय का कार्य करेंगे, लिपिड के निर्माण का कार्य करेंगे। काय का कार्य करेंगे, लिपिड के निर्माण का कार्य करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मुख्य रूप से कि ये ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करते हैं, यानी कि विषैलेपन के प्रभाव को समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो ये ऐसे स्थानों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात लिवर की कोशिकाओं में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि लिवर की कोशिकाओं के माध्यम से ही किसी भी विषैला पदार्थ जो होता है लिवर में पहुंचता है, तो वहाँ क्या किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषैलेपन के प्रभाव को समाप्त किया जाता है। अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों में एसईआर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये आपका पहला। दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज 1898 में कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। कॉन्वेक्स फेस से होते हुए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संलग्न पाई जाती, मतलब पास में ही पाई जाती। ये इस प्रकार से पाई जाती, विशेष तौर पर ये ऐसे मत बना देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हमेशा आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये क्या, इनकी संख्या ये सिस्टर्नी कहलाती है। इनकी संख्या लगभग 4 से 7 होती है। क्या होती है, ऊपर वाला जो फेस होता है इसको सिस फेस कहा जाता है, या कॉन्वेक्स फेस कहा जाता है, या फॉर्मिंग फेस के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो गड्ढे वाला जो उसको कॉनकेव, क्या कॉनकेव, ये तो कॉन्वेक्स हो गया, ये क्या कहलाता है, कॉनकेव कहलाता है, या फिर आपका मैच्योरिंग फेज के नाम से इसको जाना जाता है।
इसका कार्य क्या होता है कि ये जो प्रोटीन आई है, इस प्रोटीन का मैक्सिमम मॉडिफिकेशन करने का कार्य करता है, अर्थात ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का कार्य किया जाता है। क्या ठीक है कि नहीं? तो अब ये आपके तो ये हो गया कि ये, इसके अलावा ये काय का कार्य करते, पैकेजिंग का काय का कार्य करते, इनके द्वारा पैकेजिंग का कार्य भी किया जाता है। तो ये आपके दो मेम्ब्रेनस सिस्टम हुए। कितने हुए? दो मेम्ब्रेनस सिस्टम हुए। अब दो आपका जो बचे वो कौन कौन से बचे? लाइसोसोम और वैक्यूल। वो नेक्स्ट थे। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, इसमें किसी का प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।